मैं डॉक्टर साधना चौहान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली से ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग होम साइंस की एक लेसन आहार के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले आपने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा। संतुलित आहार में हम बात करते हैं संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को लेने की। लेकिन ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और क्या इनके कार्य हैं, कमी है, तो इनकी आज हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि हम आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं। अन्य पोषक तत्व विटामिन, खनिज लवण तथा जल। इन पोषक तत्वों के प्रकार, स्रोत, कार्य व कमी, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पोषक तत्वों की बात हम करते हैं, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स, ये होते क्या हैं। तो जो पोषक तत्व हैं वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अर्थात जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी में किसी भी कार्य को संचालित और संपादित करने का काम करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उनको संचालित करने का काम, उनके संचालन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्यों को करने का काम करते हैं। अब ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इनको हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल, ये हमारे प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। अब ये जो पोषक तत्व हैं इन्हें कुछ आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इन्हें कुछ आधार पर हमने बांटा है। तो देखेंगे इसमें हमने प्रमुख रूप से कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण क्या क्या होता है। सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्व और सुरक्षात्मक तत्व। जो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ये दोनों पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्वों में प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल आते हैं और सुरक्षात्मक तत्व में विटामिन तथा खनिज लवण, ये हमारे प्रमुख पोषक तत्व हमारे शरीर में कार्य करते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व क्या क्या कार्य करते हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं और उनकी कमी का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 to 65% जो पूर्ति है वह कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, तो उसकी 50 to 65% जो पूर्ति है वह कार्बोहाइड्रेट के द्वारा की जाती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा देने का प्रमुख रूप से कार्य करता है, उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उनके क्या प्रकार हैं और किन किन स्रोतों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसको देखते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं सामान्य रूप से देखिए, हमारी थाली में हम रोटी, चावल, दाल, दही, सब्जियां, फल, इन सभी चीजों को सम्मिलित करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो रोटी और चावल की है। मात्रा की दृष्टि से देखें तो रोटी और चावल हमारे आहार में सबसे ज्यादा होता है। या कंद की सब्जियां जो हैं, जैसे जड़ वाली सब्जियां, जैसे आलू है, शकरकंद है, अरबी है, ये सब्जियां हैं, ये सभी जो चीजें हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। अब इनको 2 भागों में बांटा गया है, स्टार्च और शर्करा। जो स्टार्च होता है वह हमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, रागी आदि पदार्थों से प्राप्त होता है। और जो शर्करा है वह गन्ना, मीठे फल, शकरकंद, गुड़, शहद आदि इन पदार्थों से हमें शर्करा प्राप्त होती है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के
स्रोत हुए जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ये तो बात हुई हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों की। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं इतना अधिक मात्रा में, तो ये हमारे शरीर में किन किन कार्यों को करता है। फर्स्ट पॉइंट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है, हम जिसके द्वारा अपना कोई भी कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन की बचत करना। कार्बोहाइड्रेट जो है वह प्रोटीन को बचत करने का भी काम करता है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोटीन जो है वो ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में हम प्रोटीन से ऊर्जा लेते हैं। सामान्य तौर पर ऊर्जा देने का कार्य हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा ही करते हैं। तो ये प्रोटीन को बचाकर, जो प्रोटीन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उनको करने के लिए उसे बचाकर रखता है। थर्ड, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर में संचय के रूप में भी रहता है। जो इसका संचय या स्टोरेज का जो फॉर्म होता है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे शरीर में स्टोर रहता है और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। फिर होता है शरीर के तापमान को नियमित करना। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो नाड़ी संस्थान है, उसको स्वस्थ रखने का काम भी कार्बोहाइड्रेट करता है। कैसे करता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो ब्रेन है, उसको अपने कार्य को करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। यदि ग्लूकोज ब्रेन को नहीं मिल पाता है तो वो अपना कार्य नहीं कर पाता है। और ग्लूकोज हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, जिससे मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। कैसे करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें एक तत्व होता है जिसे हम रफेज या रेशा कहते हैं, ठीक है, फाइबर के रूप में। तो जितनी भी हमारी दालें हैं, अनाज है, उसका जो रेशे वाला पोर्शन होता है वो रफेज के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है और ये हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो जब हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसके लिए रफेज इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है और उसको हेल्दी बनाए रखने में सहायता करता है। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के कार्य। अब इतने सारे कार्य करता है और अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। अब हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उससे कमजोरी एवं थकावट महसूस होती है, वजन कम हो जाता है, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना, शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है और कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सभी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हमारे शरीर पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरा हुआ, जिसमें हम उसके प्रकार, स्रोत, उसके कार्य और कमी के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा पोषक तत्व है वह है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन में एक अलग तत्व जुड़ गया है जो कि है नाइट्रोजन, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। प्रोटीन ही एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है और ये प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड की चेन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। मतलब जो प्रोटीन की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो अमीनो एसिड होती है और अलग अलग अमीनो एसिड की चेन से मिलकर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन जो होता है वो भी हमें ऊर्जा देता है और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन भी हमारे शरीर में जो कार्य करते हैं वो मुख्य रूप से शरीर निर्माण का ही कार्य करता है।
उसके कार्य को हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है उसके प्रकार और स्रोत क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन के प्रकार है उसमें हम देखते हैं 3 प्रकार से प्रोटीन को हमने वर्गीकृत किया है। पूर्ण प्रोटीन, जिसे हम कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं, आंशिक पूर्ण प्रोटीन जिसे पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, और अपूर्ण प्रोटीन जिसे इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार हैं प्रोटीन के। ये तीनों प्रकार जो हैं वो इनमें उपस्थित अमीनो एसिड के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्लीट प्रोटीन की। ऐसी प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो एसिड्स आवश्यक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। जो कंप्लीट प्रोटीन है वह दूध, दही, मांस, मछली, अंडा आदि इन सभी चीजों में हमारी कंप्लीट प्रोटीन उपस्थित होती है। यदि हम ये चीजें अपने आहार में सम्मिलित करते हैं तो हमें कंप्लीट प्रोटीन प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं आंशिक पूर्ण प्रोटीन की या पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन। जो पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन होती है ऐसी प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो एसिड्स उपस्थित नहीं होते हैं। इनमें से कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो उन खाद्य पदार्थों में अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें हम पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। जैसे दाल, अनाज, सोयाबीन आदि जो है वो पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन के ही उदाहरण माने जाते हैं। इनमें जैसे अनाजों में जो है लाइसिन और दालों में मिथ्योनिन अमीनो एसिड की अनुपस्थिति रहती है, जिसकी वजह से वो आंशिक पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। तीसरा है अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन जो होती है उनमें ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, जैसे साग, सब्जी, फल, मक्के में उपस्थित जीन जो प्रोटीन है वह अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन के प्रकार और उन किन किन स्रोतों से ये हमें प्राप्त होती हैं उसके बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है तो ये हमारे शरीर में किन किन कार्यों को करता है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन के कार्यों की। प्रोटीन जो है वो सबसे पहला इसका प्रमुख कार्य है कि ये शरीर का निर्माण, वृद्धि तथा विकास का कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर का जो निर्माण है वह प्रोटीन से मिलकर ही होता है। प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट, तंतुओं का निर्माण व मरम्मत करना। प्रोटीन जो है वह तंतुओं का निर्माण भी करता है। इसके साथ साथ यदि कहीं टूट फूट होती है, कुछ भी इंजरी होती है, तो उसको रिपेयर करने का काम जो है वो भी प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। जब भी कहीं चोट लगती है तो उसको हील करने के लिए हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम हीलिंग जल्दी कर सकें। तो प्रोटीन जो है वो मरम्मत करने का काम भी करता है, बनाता भी है और उसे रिपेयर और रिफॉर्म भी करता है। नेक्स्ट, हार्मोन्स का निर्माण करना। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में एक नलिका विहीन रस होते हैं जो हमारी कई प्रकार की क्रियाओं को करने का काम करते हैं और हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे कई अलग अलग स्थानों से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे इंसुलिन हार्मोन। ये सारे हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में कई सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब इन हार्मोन्स का जो निर्माण है वह प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। पाचक रसों का निर्माण करना। प्रोटीन जो है वो पाचक रस जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको बनाने में भी प्रोटीन का ही काम होता है। यदि प्रोटीन कम हो जाता है तो इन रसों का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो दूसरी क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं। तो प्रोटीन जो है वो पाचक रसों का निर्माण करने का काम भी करता है। फिर एंटीबॉडीज के निर्माण में। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करती हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का काम एंटीबॉडीज के द्वारा किया जाता है और एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन के द्वारा मिलकर बनी होती हैं। तो इस प्रकार एंटीबॉडीज के निर्माण में भी प्रोटीन सहायता करता है। फिर रक्त का थक्का जमाने में। प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का जमाने में भी सहायता करता है। जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से ब्लड निकलता है। जब ब्लड निकलता है तो थोड़ी देर बाद जब वो बहता है तो वो रुक जाता है, कहीं पे वहीं पर वो जम जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है जो कि रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो रक्त का थक्का जमाने में
प्रोटीन सहायता करती है। फिर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में प्रोटीन जो है विषम परिस्थितियों में शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है, जो कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रोटीन इतने सारे फंक्शंस हमारे शरीर में करता है। अब देखते हैं कि यदि प्रोटीन की कमी हमारे आहार में हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब वो इतने सारे कार्य कर रहा है तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर में देखने को मिलेगा। तो उसकी कमी से हमारे शरीर में, प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशोरकर तथा मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। क्वाशोरकर और मेरास्मस जो है वह बच्चों में होने वाले रोग हैं। इन्हें हम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है और इसमें जो है बच्चा जो है सूखने लगता है, उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है। वृद्धि में रुकावट हो जाती है। जैसे कि बताया मैंने आपको कि इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि ये शरीर के निर्माण का काम करता है। जब शरीर का निर्माण नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, तो उसकी वृद्धि में रुकावट हो जाएगी। मांसपेशियों का क्षय, जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से जो हमारी मसल्स है उनमें वीकनेस आ जाएगी और वो अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगी। त्वचा तथा बालों पर प्रभाव, हमारी जो त्वचा है और जो हमारे बाल है वो भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। यदि हमारे आहार में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे हमारे त्वचा और बालों पर भी प्रभाव देखा जाता है। जैसे हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, तो ये सब भी प्रोटीन की कमी के कारण देखा जाता है। उसके अलावा भूख में कमी, क्योंकि जब हम प्रोटीन की कमी हमारे आहार में होगी तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बनेंगे, हार्मोन्स का निर्माण नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो इंटरनल जो रिएक्शंस हो रही हैं उनमें कमी हो जाएगी और सही तरीके से व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, उसकी भूख में कमी हो जाती है। तो ये सभी जो है वो हमारे प्रोटीन की कमी के प्रभाव थे। अब हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं जो प्रमुख पोषक तत्व है उसमें तीसरा पोषक तत्व हमारा वसा। वसा जो है, जैसे ही वसा का नाम आता है, फैट वर्ड सुनते ही सबके दिमाग में आने लगता है कि जैसे फैट मतलब सीधा मोटापा, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। यदि हम सही मात्रा में आहार में अपना वसा का सेवन करते हैं तो इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अब देखते हैं ये वसा क्या है। वसा जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वसा में कार्बन की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा जो है उसका प्रमुख यही है कि ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है और इससे हमें अन्य दोनों पोषक तत्वों की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को देखें तो उनकी तुलना में हमें लगभग दुगनी मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। लगभग दुगने से भी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा हमें वसा के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। अब वसा जो है उसके प्रकार क्या होते हैं और उनके क्या क्या स्रोत हैं, हम किन किन स्रोतों से वसा को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वसा के प्रकार की। वसा जो है प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती है। संतृप्त वसा, जिसे ठोस वसा या सैचुरेटेड फैट भी कहते हैं, और दूसरा असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट। ये सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट जो नाम दिए गए हैं वो इनमें उपस्थित बॉन्ड के आधार पर दिए गए हैं। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ये सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जमे हुए रहते हैं। अगर हम इन दोनों में अंतर करें कि कौन सा सैचुरेटेड फैट है और कौन सा अनसैचुरेटेड फैट है, तो हम देखेंगे जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी जमे हुए रहते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। जैसे मक्खन, घी एवं चर्बी से प्राप्त होती है जो सैचुरेटेड फैट है वो इन सभी स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये सरसों, नारियल, मूंगफली व तिल से प्राप्त होती है और ये रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था, लिक्विड फॉर्म में होती है। हम जितने भी तेलों का प्रयोग करते हैं वो सभी अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि सरसों के तेल का प्रयोग करिए, वो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैट होता है और हमारे शरीर में जाकर वो जमता नहीं है। और जो सैचुरेटेड फैट होता है वो जमे हुए रूप में होता है, उसमें और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो ये हमारे लिए
नुकसानदेह होता है। अब बात करते हैं कि जो वसा के कार्य हैं, हमारे शरीर में वसा किन किन कार्यों को करने का काम करता है, क्योंकि वसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे शरीर के लिए दूसरे पोषक तत्व हैं। तो वसा के जो कार्य हैं, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य ऊर्जा प्रदान करना। जैसे कि देखा, 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा जो है वो ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना, वसा जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा को संग्रह भी करती है, इकट्ठा भी करती है। यदि हम बहुत लंबे समय तक हमें भोजन ना प्राप्त हो या हम फास्टिंग करते हैं, तो उस स्थिति में भी हम जीवित रह सकते हैं, अपने कार्यों को आसानी से करते रहते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि हमारे शरीर में जो स्टोरेज फॉर्म में वसा रहती है वो उस समय उपयोग में आ जाती है और हम अपने कार्यों को कर पाते हैं। वसा जो है वो शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। हमारे शरीर में जितने भी आंतरिक अंग हैं, उन सभी अंगों के ऊपर वसा की एक लेयर रहती है, जिससे वो उन अंगों को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब क्या होता है कि जो हमारे आंतरिक अंग हैं, जैसे हमारा हृदय है, हमारे किडनी है, जितने भी आंतरिक अंग हैं, उन सबके ऊपर कि उन्हें बहुत तेजी से कहीं अगर झटका लगता है तो उससे बचाने के लिए उनके ऊपर एक कुशन की जैसा कवर होता है, जिससे कि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये काम भी वसा के द्वारा ही किया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत, वसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो विटामिन होते हैं, अन्य पोषक तत्वों में मैंने आपको विटामिन नाम बताया, जो विटामिन होते हैं उसमें कुछ विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, अर्थात वसा में घुलनशील होने के बाद ही वो अपना कार्य कर पाते हैं। यदि उन्हें माध्यम वसा का मिलता है तो वो अपने कार्यों को कर पाते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, उनको अपना कार्य करने के लिए वसा की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यदि वसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो उनके जो कार्य हैं वह प्रभावित होंगे और अपने कार्यों को वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत जो है वो वसा ही होती है। और लास्ट, स्वाद में वृद्धि। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यदि हम सामने कोई थाली देखते हैं और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियां आ जाती हैं तो उसको देखते ही सबका मन खुश हो जाता है और वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो तली हुई पूड़ियां हैं वो हमारे स्वाद को बढ़ाने का काम करती हैं। तो जो वसा या फैट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो स्वाद में वृद्धि का काम करता है, हमारे टेस्ट को बढ़ाने का काम करता है। देखिए कि कोई भी सब्जी है, तेल का अधिक प्रयोग करते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। कम तेल में बनी सब्जी भी स्वादिष्ट होती है, लेकिन जो तेल या घी है वो स्वाद को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वसा जो है उसकी कमी का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में, क्योंकि वसा की अधिकता से तो मोटापा होता है, लेकिन वसा की जब भी बात करते हैं फैट ज्यादा मुश्किल तो बढ़ाता है, लेकिन इसकी कमी भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। अब देखते हैं कि इसकी कमी का क्या प्रभाव होता है कि वसा की यदि कमी हो जाती है तो सामान्य वृद्धि जो है वो रुक जाती है, क्योंकि शरीर को जितनी आवश्यकता है यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो उससे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। त्वचा का रूखी, खुरदरी एवं चमकहीन हो जाना। यदि वसा हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं रहती है तो हमारी जो त्वचा है वो रूखी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है और उसमें जो शाइनिंग है वो नहीं रहती है। और तीसरा, क्रीनोडर्मा हो जाना। वसा की कमी से एक रोग क्रीनोडर्मा, जो कि हमारी त्वचा से संबंधित ही है, वो हो जाता है। उसमें हमारी त्वचा के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं और हमारी त्वचा खुरदरी दिखाई देती है, जिसे हम टोड स्किन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के बारे में हमने जाना। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे मुख्य पोषक तत्व जो हैं वो उनके स्रोत क्या हैं, उनकी कमी का क्या प्रभाव होता है। आइए जल्दी से हम एक क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने किन किन चीजों को अब तक पढ़ा। प्रमुख पोषक तत्व हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, जिन्हें हमने ऊर्जा देने के आधार पर कार्बोहाइड्रेट और वसा में बांटा और शरीर निर्माण में प्रोटीन की बात करते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और जो वसा है 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो हो गया इनका कार्य। अब बात करते हैं कि इनसे हमें किन किन पोषक तत्वों से, किन किन आहार से प्राप्त होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट जो है वो अनाज, कंद, फल आदि तत्वों से हमें प्राप्त होता है। प्रोटीन जो है वो हमें वनस्पति तथा पशुजन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। अब वनस्पति और पशुजन्य स्रोत की बात करें तो पशुजन्य स्रोत जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली। वनस्पति जन्य स्रोत जिसमें हमारी दालें, अनाज आ गए, मटर, सोयाबीन, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी वनस्पति जन्य होगी जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। वसा जो है वो सभी चिकनाई युक्त पदार्थ जितने भी हैं उनसे हमें वसा की प्राप्ति होती है, जैसे घी, मक्खन, तिल, तेल आदि वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार ये जो तीनों प्रमुख पोषक तत्व हैं हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि इन पोषक तत्वों को अपनी अगर हम थाली में देखते हैं तो उसको हम इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि ये हमारी थाली है और इसमें जो आपको सबसे ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है वो ये ग्रीन कलर जो कि कार्बोहाइड्रेट को इंडिकेट कर रहा है और ये हमारे आहार में 50 to 65% होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे आहार में सबसे ज्यादा मात्रा जो है वह कार्बोहाइड्रेट की ही होती है, तो वो 50 to 65% होती है। इसके बाद फैट 20 to 25% और प्रोटीन 15 to 25%। तो ये तीन हमारे प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जो भिन्न भिन्न मात्रा में हमारे आहार में उपस्थित होते हैं और जिनकी मात्रा भी अलग अलग होती है। अब ये बात हुई हमारे पोषक तत्वों की कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, आपने इसको रिवीजन में भी देख लिया। अब आप इसके बाद जो हमारे कुछ और पोषक तत्व हैं जो अन्य पोषक तत्वों के अंतर्गत आती हैं, जिनके अंतर्गत हमने देखा विटामिन, खनिज लवण तथा जल, इसको हम भाग 2 में पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसमें इतना ही पढ़ेंगे और अब देखते हैं कि इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ जिसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं? सेकंड, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखिए। वसा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। इन 5 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करेंगे और अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि अन्य पोषक तत्व जो हैं विटामिन तथा खनिज लवण वो किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करते हैं, उनके स्रोत क्या क्या होते हैं और कितने प्रकार के वो होते हैं। थैंक यू।